बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। अधूरी मोहब्बत का शिकार एक मर्द की सच बयानी। मेरा नाम इमरान है। ये कहानी मेरे दोस्त महमूद की है, जो कि मेरा काफी पुराना दोस्त है। वो बहुत अच्छा मुखलिस मोहब्बत करने वाला और कम गो शख्स था, लेकिन किस्मत ने इसके साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया। अपनों के अलावा दूसरों की बेवफाई ने भी इसको बिल्कुल दुनिया से दूर कर दिया था। क्योंकि मैं इसके हालात से वाकिफ हूँ, लेकिन बेहतर है कि ये कहानी खुद महमूद की जुबानी ही पेश की जाए। अभी मुझ पर फिर उसकी यादों का दौरा पड़ा था। काम करते करते मेरी तबीयत उकता सी गई थी और कलम छोड़कर मैंने कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली थी। हालात ऐसे थे कि उसके ख्यालात आते ही चले जा रहे थे। थोड़ी देर तक तो मैं इन ख्यालात को रोकने की कोशिश करता रहा, फिर नाकाम होकर सर को झटक कर अपने इर्द गिर्द देखा तो सब लोग अपने काम में मसरूफ थे। मुझे इन पर बहुत रश्क आया कि वो सब इन ज़हनी उलझनों से दूर थे, तो फिर मैं क्यों नहीं? आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। कबल इसके कि मैं कोई बा आवाज बुलंद इजहार कर बैठता, मेरी नजर असद से टकरा गई। वो भी मुझे देख रहा था। नजरें मिलने पर वो मुस्कुरा दिया। वो मेरा बहुत अच्छा कुलीग था, बहुत ही खुश मिजाज और काम आने वाला बातूनी सा लड़का था। इसकी मुस्कुराहट ने गोया आग पर पानी डाल दिया था और मैं अपनी कैफियत से बाहर आ गया था। जवाबन मैंने भी असद को मुस्कुरा कर देखा और अपने काम में मसरूफ हो गया। 6 बजे ऑफिस से छुट्टी होने पर मैं बाहर निकला और सीधा अपने फ्लैट पर पहुंचा। घर जाकर काफी देर तक मैं शावर लेता रहा, गोया अपनी यादों से छुटकारा पा रहा हूँ। फिर फ्रेश होकर मैंने अपने लिए चाय बनाई और गैलरी में आ गया। गैलरी में खड़ा होना मुझे हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता था। 2 घर छोड़कर जहाज साहब रहते थे। वो रिटायर्ड आदमी थे और इस वक्त वो भी अमूमन गैलरी में ही होते थे। इनसे मैं दूर दूर से ही सलाम दुआ कर लेता था। सामने वाला घर उमर का था। वो 15 साल लड़का कोचिंग जाने से पहले गैलरी में जरूर आता और मुझे देखकर हाथ हिलाता और वहीं से अपनी पढ़ाई के बारे में बताता था। शाम के वक्त प्लाजे में बहुत रौनक होती थी। बच्चे खेल रहे होते थे। मर्द हजरात के काम से वापसी शुरू हो जाती थी। कहीं गाड़ी रुकने की आवाज तो कहीं बाइक का शोर। मुझे ये मंजर बहुत अच्छा लगता था। यहाँ आते ही मैं वो सब कुछ भूल जाता था जो मैं याद नहीं करना चाहता था। मुझे यहाँ आए 3 साल होने को आए थे। ये मेरे दोस्त का फ्लैट था जो खाली था और इसने मुझे रहने के लिए दिया था। अभी मैं वहीं खड़ा रहता कि फोन की आवाज आई। घड़ी देखी 8 बजने वाले थे। अरे आज तो काफी टाइम हो गया। मुझे 8 बजे इमरान को फोन करना था। फिर हम लोग खाना खाने बाहर चले जाते और रात के घर वापसी होती। फिर मैं आके सो जाता और सुबह ऑफिस। बस मेरी यही रूटीन चल रही थी। हम 5 भाई और 3 बहनें थी। भाइयों में सबसे छोटा और एक बहन मुझसे छोटी थी। बीच का होना भी मेरे लिए एक अलमिया ही था। ना बड़ा होने का फख्र मेरे हिस्से में आता था और ना ही छोटा होने का लाड। जिस तरह माँ बाप की मोहब्बत मुझ तक पहुँचते पहुँचते खत्म हो गई थी, इसी तरह हर चीज भी शायद ईद पर ही मेरे लिए नया जोड़ा बनता था। वरना तो सारा साल बड़े भाई के कपड़े, जूते, कोर्स बैग ही हिस्से में आते थे। जैसे तैसे वक्त गुजरता रहा। बड़े भाई अबू की जिंदगी में ही काम करने लगे थे, इसलिए घर के हालात में कुछ मामूली सी तब्दीली आई थी। उसकी वजह ये थी कि वो दोनों अपने अपने अलग अलग घर का ख्वाब देख रहे थे और इसलिए घर में ना होने के बराबर खर्चा देते थे, क्योंकि वो अपने अपने फ्लैट की किस्तें भी भर रहे थे और वो अपने लिए लड़कियां भी पसंद कर चुके थे। फिर जैसे ही इनको फ्लैट का कब्जा मिला, एक के बाद दिगरे शादी करके वो दोनों अपने घर शिफ्ट हो गए और रहा सहा ताल्लुक भी हमारा इनसे खत्म हो गया। तीसरे भाई अच्छे थे, वो सबका ख्याल रखते थे। अब्बू को भी इनसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन इनका पैंडस फट जाने से वो जवानी में ही ख्वाब सजाए दुनिया छोड़ गए थे।
ابا خاص کر اس حادثے کے بعد بہت پریشان ہو گئے تھے، اس لیے کہ ابھی انہوں نے ایک بھی بیٹی نہیں بیائی تھی۔ اماں بھی پریشان تھی، لیکن مجھ سے بڑے بھائی نے ابا کو تسلی دی تھی کہ ان کے کالج کا آخری سال تھا۔ انہی دنوں بڑی ابا کا ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ ابا نے فوراً ادھر ادھر سے قرضہ لے کر ابا کو بیاہ دیا۔ ابھی ابا تھوڑا سا ہی سکون میں تھے کہ بڑے بھائی کا کالج سے آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ہاسپٹل جاتے جاتے ہی ہمیں چھوڑ کے یوں لگتا تھا کہ موت نے ہمارا گھر دیکھ لیا تھا۔ ابا یہ صدمہ سہار نہ پائے اور چپکے سے انہوں نے بھی موت کو گلے لگا لیا۔ ہم لوگ اس صدمے سے بالکل ہی نڈال ہو گئے تھے۔ مالی مسائل بھی سر اٹھائے سامنے کھڑے تھے۔ دونوں چھوٹی بہنیں بھی ابھی گھر میں تھی۔ اب میں ہی اس گھر میں مرد بچا تھا۔ اس وقت میں انٹر کر چکا تھا۔ میرا آگے بڑھنے کا ارادہ تھا، مگر حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ملتوی کرنا پڑا۔ میں نے ابا کے دفتر میں ہی اپلائی کر دیا۔ خوش قسمتی سے نوکری مل گئی اور گھر کی گاڑی پھر چل پڑی۔ اب اماں اور دو بہنوں کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ اماں بیمار رہنے لگی تھی، میں تو سارا دن گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ شام کو جب واپس آتا تھا تو اماں اکیلی چارپائی پر لیٹی ہوتی تھی اور دونوں بہنیں یا تو ٹی وی دیکھ رہی ہوتی یا اپنے ہی کسی کام میں مصروف ہوتی۔ میں جب کہتا کہ اماں کو بھی دیکھ لیا کرو تو وہ اتنا بے رخا جواب دیتی، جو باہر لیٹی اماں بھی سن لیتی۔ اماں ابا نے بچے تو اتنے سارے پیدا کر لیے تھے، لیکن آپس میں پیار محبت کسی میں بھی نام کو نہ تھا۔ چھوٹے تھے، لڑ جھگڑ کا ٹائم پاس ہوا اور بڑے ہوئے تو ایک دوسرے سے لا تعلق ہو گئے۔ ابا تو رہے نہیں تھے اور اماں کو یہ احساس بہت دیر سے ہوا، جب تک پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ اماں شاید اور کچھ دن زندہ رہ جاتی اگر بہنیں ان کا خیال کر لیتی۔ شوہر اور دو بیٹوں کی جدائی اور بیٹیوں کی بدتمیزی نے اماں کو بھی جلد ہی ہم سے دور کر دیا۔ میں تو اتنے صدمے کی حالت میں تھا، لگتا تھا کہ کچھ نہیں بچا۔ ابا اماں ہی تو میرا صاحبان تھے، وہ میرے ماں باپ تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بہنوں سے لپٹ کے روں یا بڑے بھائی مجھے گلے ہی لگا لے، مگر وہ سب تو خانہ پوری کے لیے ہی آئے تھے اور وہ بہنیں جو گھر میں تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ اماں کو بوجھ سمجھنے لگی تھی جو اب اتر گیا تھا۔ میں کئی دن خالی ذہن کی تکلیف میں رہا۔ عمران میرا دوست نے مجھے بہت سہارا دیا۔ آہستہ آہستہ سب پھر پہلے جیسا ہونے لگا۔ میں صبح جب کام کے لیے نکلتا تو دونوں بہنیں سو رہی ہوتی۔ میں پہلے ہوٹل جاتا، ناشتہ کرتا، پھر آفس چلا جاتا۔ لنچ میں آفس میں ہی کرتا۔ شام کو گھر جاتا تو ایسا لگتا کہ دونوں کو میرا آنا ناگوار گزرتا۔ میں بھی کمرے میں ہی بند رہتا۔ میرا دل چاہتا کہ ہم لوگ مل بیٹھ کر باتیں کریں، کھانا کھائیں۔ اب وہ دونوں میری ذمہ داری تھی۔ میں پرائیویٹ اسٹڈی کر رہا تھا اور پارٹ ٹائم جاب بھی کرنے لگا تھا تاکہ زیادہ جلدی پیسے جمع کروں اور ان کی شادیاں کر سکوں، مگر وہ لوگ تو کچھ اور ہی منصوبے بنائے بیٹھی تھی۔ ایک دن میرے سر میں درد تھا، میں جلدی چھٹی لے کر گھر آ گیا۔ گھر آیا تو دیکھا گھر میں ایک لڑکا بیٹھا ہے اور وہ دونوں خوب ہنس کر بات کر رہی ہیں۔ میرے آنے پر وہ لڑکا تو گھبرایا، لیکن ان کی دیدہ دلیری واضح نظر آئی کہ وہ گھبرائی نہیں۔ میرے پوچھنے پر صرف اتنا بتایا، یہ منیر ہے۔ منیر تو مجھے دیکھ کر ہی کسک گیا۔ اب جب مجھے پتہ ہی چل گیا اور منیر کو بھی گھر میں میری حیثیت کا اندازہ ہو چکا تھا تو وہ اکثر گھر میں نظر آنے لگا اور بڑی بہادری سے بیٹھا رہتا۔ چھوٹی بہن نے بتایا کہ آپا اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو میں نے منیر سے بات کی، اس کے گھر والوں سے ملنے کا کہا تو معلوم ہوا اس کا کوئی نہیں، اس کو چاچی نے پالا تھا، نوکری بھی کوئی خاص نہیں تھی، کسی دکان پر سیلس مین تھا۔ میں نے منع کر دیا، لیکن دونوں بہنوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ شادی اپنی مرضی سے ہی کریں گی۔ میں نے جب کوئی چارہ نہیں دیکھا، محلے میں بھی باتیں ہو رہی تھی۔ ابا کے ایک بہت اچھے دوست تھے، انہوں نے مجھے بلا کر سمجھایا تو میں نے بھی سادگی سے نکاح کروا دیا، لیکن یہ تو الٹی مصیبت گلے پڑ گئی تھی، کیونکہ منیر نے بجائے میری بہن کو بیاہ کر لے جانے کے وہ خود ہی ہمارے گھر رہنے لگا۔ میں نے اس پر کافی اس کو برا بلا کہا، مگر یہاں تو میری بہن ہی اس کی حمایت کر رہی تھی، مجھے مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ مجھے تو اب چھوٹی کی فکر تھی، منیر مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ یہی بات جب میں نے بڑی سے کہی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی اور اتنا واویلا کیا کہ محلے والے آ گئے۔ بڑی بہن نے الزام لگایا کہ میں ان تینوں کو نکال کر گھر پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ سن کر ہکا بکا سا رہ گیا۔
मेरी सगी बहनें ही मुझ पर अपने भाई पर इल्जाम लगा रही थी। क्या सगे बहन भाई ऐसे होते हैं? मेरा ख्याल था कि माँ बाप के बाद हम सब में इत्मीनान और मोहब्बत मजबूत हो जाएगी, मगर यहाँ तो मामला ही दूसरा था। दरअसल इन तीनों का मकसद मुझे वहाँ से हटाना था। ये घर हमारे माँ बाप का था जिस पर सबका हक था, मगर बड़े दोनों भाई अपने अपने घरों में रहते थे। आपा ने भी हिस्सा लेने से मना कर दिया था। ये बात भी मुझे अभी पता चली थी। पता नहीं ये लोग कब से मंसूबा बना रहे थे। अब मैं ही इनका कांटा था जिसको दूर करना चाह रहे थे। बड़ी बहन ने खूब मगरमच्छ के आंसू बहाए और मोहल्ले वालों को ये यकीन कराने में कामयाब हो गई कि इसका मियाँ बेरोजगार है, वो कहाँ लेकर जाएगा, और अगर वो चली भी गई तो छोटी का क्या होगा, क्योंकि भाई तो सारा दिन घर होता नहीं है, इसलिए इस घर में हम ही रहेंगे। हाशिम खालू ने मुझे समझाया कि बेटा वो ठीक ही कह रही है, तुम तो जॉब भी करते हो, अपने लिए कुछ न कुछ बना ही लोगे, ये बेचारियां कहाँ किराए के घर में रुलती रहेंगी, तुम ये घर इन दोनों को ही दे दो। जैसे तुम्हारे बड़े बहन भाई लाताल्लुक हो गए हैं, तुम भी इससे लाताल्लुक हो जाओ। मुझे मकान से सिर्फ इतना लगाव था कि ये मेरे माँ बाप की निशानी थी, और दूसरी फिक्र मुझे छोटी बहन की थी। मगर जब वो दोनों को मेरी जरूरत न थी तो मैं क्या करता। मैंने अपने कपड़े उठाए और दरो दीवार पर आखिरी नजर डालता हुआ घर से रुखसत हो गया। इस सिलसिले में इमरान ने मेरी बहुत मदद की और इसने अपना ये फ्लैट मुझे रहने को दे दिया। मुझे घर छोड़े हुए 5 साल हो गए थे। पहले 2 साल मैं एक दोस्त के साथ रहा, फिर जब इसके वालिद ने इसकी शादी कर दी तो मुझे वो घर छोड़ना पड़ा। फिर मैं इमरान के फ्लैट में आ गया। इमरान मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। इसी के मशवरे पर मैंने तालीम हासिल की थी और नौकरी के साथ साथ कोचिंग भी ली थी, और अब मैं MBA की तैयारी कर रहा था। मेरी नौकरी पक्की हो गई थी और तनख्वाह भी बढ़ गई थी। इसी खुशी में कपड़े और मिठाई लेकर मैं अपनी बहनों के घर गया था। मालूम हुआ वो दोनों घर बेचकर कहीं और चले गए हैं, और इसके लिए इन्हें मुनीर ने ही मजबूर किया था। अब मैं क्या कर सकता था? मैंने तो दोनों को बहुत समझाया था, मगर अब मेरे पास तो कोई इनका पता भी नहीं था। मैं परेशान हैरान होकर वापस आ गया। मेरी जिंदगी का ये दर हमेशा के लिए बंद हो गया था। मैंने अब खुद को फलाई कामों में मसरूफ कर लिया था। किसी को हॉस्पिटल का मसला होता या स्कूल में दाखिल का या किसी की शादी या नौकरी का, मैं पूरी कोशिश करता कि इनकी मदद कर सकूं। इसी तरह मुझे बहुत सुकून मिलता था। बस कभी कभी अपनों की याद सताती तो दिल बेचैन हो जाता। इमरान मुझे शादी करने का मशवरा दे रहा था, मगर मैं इनकार किए जा रहा था। मैं इन चक्करों में कभी नहीं रहा था, और अपनी बहनों के रवैये के बाद तो मुझे समझ में नहीं आता कि कोई लड़की कैसे इतबार के काबिल होगी। मैं बगैर देखे कैसे शादी करूं? अगर वो भी मेरी बहनों के जैसी मिजाज की निकली तो मेरा फिर क्या होगा? इन्हीं उलझनों में वक्त गुजरता रहा। फलाई कामों के दौरान मुझे कुछ बेवा औरतों और तलाक याफ्ता औरतों से भी मेरा वास्ता पड़ा। मैं इन औरतों से मिलकर काफी हैरान हुआ कि इतनी अच्छी सुलझी हुई मेहनती औरतें महज अपने बच्चों की खातिर मेहनत मजदूरी करने को तैयार थी। सादा मिजाज औरतें, इनमें से 2 को तो मैंने नौकरी लगवाई और एक को सिलाई मशीन दिला दी। एक के बच्चे को स्कूल में दाखिल करा दिया। फिर अचानक ही मेरे ज़हन में ये बात आ गई कि क्यों ना मैं ऐसी ही किसी बेवा या तलाक याफ्ता का सहारा बन जाऊं। ये तो कार स्वाब था। जब इमरान से मैंने इसका जिक्र किया तो वो पहले खूब हंसा, फिर समझाने लगा कि बज़ाहिर ये बहुत आसान है, मगर बहुत मुश्किल होगी तुम्हें। मैं अपने फैसले पर कायम रहा। अगर कोई ऐसी औरत मिली जो खुद भी सहारे की ख्वाहिशमंद होगी तो मैं इसका हाथ थाम लूंगा। मेरी शख्सियत इमरान के सामने थी, इसलिए वो समझ गया कि मैंने ये बात पूरी संजीदगी से की है, इसलिए फिर इसने कुछ नहीं कहा। एक दिन मैं ऐसे ही इमरान को मैसेज कर रहा था कि वो गलती से किसी दूसरे नंबर पर चला गया, क्योंकि जवाब कुछ और आया। मैंने सॉरी का मैसेज भेजा, जवाबन उधर से भी हल्का फुल्का मैसेज आ गया। मैं उस दिन ना जाने किस मूड में था कि मैं भी बराबर मैसेज करने लगा। हालांकि मैं इन फसूलियत से बहुत दूर रहता था। फिर तो ये सिलसिला चल निकला। अब मेरी रोजाना मैसेज के जरिए बात होने लगी। पहले तो वो खुद को मर्द ज़ाहिर करके बात करती रही, लेकिन जब मेरी तरफ से कोई भी फजूल मैसेज नहीं गया तो फिर इसने अपना अधूरा सा तारुफ करवा दिया। मुझे खैर इसकी कोई खोज नहीं थी। वो जैसे बात करती मैं वैसे ही इसको जवाब देता। मैंने इससे कुछ नहीं छुपाया था, जो सच था सब बता दिया था। अब
आवाज से वो मुझे बहुत यंग लग रही थी और मैं समझा कि शायद वो कोई डरी सहमी सी लड़की है जिस पर वालिदैन सख्ती करते हैं, क्योंकि बकौल इसके कि वो छुपकर बात करती है, वो काफी सुलझी हुई गुफ्तगू करती थी। इसका मतलब था कि वो पढ़ी लिखी है। मेरे हालात जानकर इसने भी मुझे शादी का मशवरा दिया। जवाबन जब मैंने अपनी मर्जी बताई तो वो काफी हैरान हुई। फिर इसने भी मुझे समझाने की बहुत कोशिश की मगर मैंने टाल दिया। हमारी ये साफ सुथरी दोस्ती मैसेज के जरिए चलती रही। अब हम काफी बातें शेयर करने लगे थे। वो एक कंपनी में जॉब करती थी। मैंने इसके माली हालात की वजह से कई बार मदद की पेशकश भी की जो इसने मना कर दी। फिर जब इसने बताया कि वो बेवा है और 2 बच्चों की माँ है तो मुझे इससे सचमुच हमदर्दी हो गई। वो वाकई बहुत अच्छी थी। इन हालात में भी इसने मेरी किसी पेशकश का फायदा न उठाया था, बकौल इसके कि इसे सिर्फ अच्छे दोस्त की तलाश थी जिससे वो अपने दिल का हाल कह सके। साल हो गया था, मैं अब इसका आदी हो गया था। जिस दिन इसका मैसेज नहीं आता मेरा दिल किसी काम में न लगता। मैंने इसे प्रपोज कर दिया था मगर इसने इनकार कर दिया कि इसका मेरा कोई जोड़ नहीं। मैं समझा कि वो मेरे गैर शादीशुदा और अपने बेवा होने की वजह से कह रही है। मैंने अपने घर और ऑफिस का पता भी इसे दे दिया ताकि वो तसल्ली कर ले और जिससे चाहे मेरी मालूमात कर ले, मगर इसने इनकार ही किए रखा। अब हम फोन पर भी बात करते थे। मैंने मिलने पर बहुत इसरार किया मगर वो ना मानी। अब फिर मैंने इमरान को बताया। हस्बे मामूल इसने मुझे काफी लताड़ा मगर फिर मेरी संजीदगी देखकर इसने मुझे तसल्ली दी कि फिक्र न कर, मान जाएगी। आखिर तेरे जैसा बंदा इसको कहाँ मिलेगा। इसी तरह तकरीबन 1.5 साल हो गया था। अचानक इसका मैसेज और फोन आना बंद हो गए। कोई जवाब नहीं आ रहा था, कभी नंबर बंद और कभी मसरूफ। मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरे पास तो सिवाय नंबर के और कुछ भी ना था। तकरीबन 1 माह बाद मुझे एक लेटर मिला। ये इसी का लेटर था और इसमें लिखा था, महमूद मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा था। आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं। मैं आपके खलूस की बहुत कदर करती हूँ। आपने जो पेशकश मुझे की थी इसके हवाले से मैंने बहुत सोचा। फिर आपके दिए गए पते पर मैंने आपको देख भी लिया। यकीन जानिए आप किसी भी लड़की को खुश रख सकते हैं। फिर आप यूँ ख्वामख्वाह खुद को कांटों में घसीट रहे हैं। आपने मुझे नहीं देखा, मुझे सहारे की जरूरत तो थी, इसीलिए मैंने आपको चुपके से देख भी लिया था। लेकिन फिर मुझे आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं हुई। मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ और मुझे एक मैच्योर सहारे की जरूरत है। गोया कि आपकी बातों से मुझे आप मैच्योर ही लगे थे मगर उम्र का फर्क बहरहाल मैंने रखता है। इसलिए मैंने अपनी वालिदा के बताए हुए एक रिश्ते पर हाँ कर दी है और अभी पिछले हफ्ते ही मेरा निकाह हुआ है। अब मेरा आपसे राब्ता नामुमकिन है। मेरी आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं और ये गुजारिश भी है कि आप किसी अच्छी और अपनी हम उम्र लड़की से शादी कर ले। खत पढ़कर मैं बहुत उदास हो गया। मेरा दिल जैसे टूट सा गया था। पता नहीं मेरे खलूस और मोहब्बत में कहाँ कमी थी जो कोई मेरा बन ही नहीं पाता था। मैं तो इसको बेवा और अपनी उम्र से बड़ा होने के बावजूद भी कबूल कर रहा था क्योंकि वो पहली औरत थी जिसको मैंने सुलझा हुआ पाया था। लेकिन शायद मैं इसके मियार पर पूरा नहीं उतरा था और मेरी ये मोहब्बत अधूरी ही रही। अब तो शायद मैं किसी पर भरोसा न कर सकूं। दुआ वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि जैसे हर चीज पास आती दूर सी लगने लगती है, जैसे सब कुछ पास होते हुए भी हमारे दोनों हाथ खाली ही रहते हैं। जिंदगी है जी, कुछ भी हो सकता है। कुछ मिल गया, कुछ खो गया, सब चलता है दोस्तों। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।